हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो सीरीज चल रही है सोशल साइंस के लिए क्लास 10th के लिए, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका आज ये सेकंड पार्ट है। और पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और क्या क्या परिवर्तन वहाँ पर हुए, नेशन स्टेट किसे कहते हैं, और उसके बाद जो नेपोलियन जो गद्दी पर बैठा फ्रांस में रिवॉल्यूशन के बाद, उसने कौन से कोड लगाए और उसके क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। आज उससे आगे की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले एक ज़रूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि पूरी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो ये देखिए, आज हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि किस प्रकार यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार है वो धीरे धीरे बना। तो देखिए, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ही नोट्स यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला क्या है, इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप देयर वर नो नेशन स्टेट्स, कि यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य तक भी कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ कि एक खास भौगोलिक एरिया जहाँ के लोगों की एक ही लैंग्वेज होती है, एक ही हिस्ट्री वो शेयर करते हैं और एक ही प्रकार के उनके रीति रिवाज है, उसको आप नेशन स्टेट कह सकते हैं। तो यूरोप में 18वीं शताब्दी के मध्य तक भी ऐसा कोई सा देश नहीं था जो इस प्रकार की परिभाषा पर खरा उतरता हो, यानी कि वो नेशन स्टेट हो। ठीक है, दे डिड नॉट सी themselves एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी और ए कॉमन कल्चर। और वो जो लोग थे यूरोप के, उनके बीच में ऐसी कोई सी भी कॉमन बात नहीं थी जो एक दूसरे से शेयर करते हो। या तो लैंग्वेज की बात कर लो या फिर उनकी परंपराओं की बात कर लो। ठीक है, ऐसी कोई सी बात वहाँ पर कॉमन नहीं थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट कल्चर। और तो और वो सभी अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग कल्चर को अपनाते थे। अलग अलग भाषा तो क्या, आप डायलेक्ट कह सकते हो, बोलियां बोलते थे वो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, कि किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार वहां पर पनपा। तो देखिए कैसे पनपा। वहां पर सबसे पहले दो समुदाय रहते थे, एक तो एरिस्टोक्रेसी और दूसरा था पीजेंट्री। उन्हीं की हम बात करेंगे। और बाद में जो नया वर्ग उत्पन्न हुआ उसको हम कहेंगे न्यू मिडिल क्लास। तो देखिए, दो तरह के जो समाज थे, पहला है एरिस्टोक्रेसी और दूसरा है पीजेंट्री। एरिस्टोक्रेसी आप सभी जानते हैं कि वो समाज जो बहुत ही उच्च कुल से बिलोंग करता है, जो पैसे वाले धनी धनाढ्य लोग थे, उनकी बात। और दूसरा था पीजेंट्री। पीजेंट्री मतलब जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग से जो सेक्शन आता था, उसको हम कह सकते हैं पीजेंट्री। तो सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं कि एरिस्टोक्रेसी किस प्रकार का समाज वहां पर था। देखिए, ये सबसे प्रभावपूर्ण समाज था, द डोमिनेंट क्लास था, है ना, यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ। और ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इनका जो जीवन था वो एक जैसा था, यानी कि जो भी धनाढ्य लोग थे ये एक प्रकार का ही जीवन जी रहे थे। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये यूनिटी से रहते थे। दे ओन्ड स्टेट्स इन कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस। और तो और गाँवों में इनकी जागीरें थी, और हम कह सकते हैं कि कस्बों में इनकी कोठियाँ थी, यानी कि पैसे वाले लोग थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। और इनके जो परिवार थे वो आपस में शादी संबंधों से बंधे हुए थे। आप कह सकते हैं कि भाई, जो पैसे वाला परिवार है वो पैसे वाले में शादी करेगा, है ना। इन स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स, लेकिन इनकी संख्या कम थी फ्रांस में। क्या बात निकल कर आई सामने कि जो एरिस्टोक्रेसी जो लोग थे, वो हम ये कह सकते हैं कि उनका प्रभाव था, पैसे वाले थे, उनके पास जमीनें थी, एक जैसा जीवन जीते थे, शादी जो वैवाहिक संबंध थे वो आपस में उनके थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। अब हम बात करेंगे पीजेंट्री। तो देखिए, पीजेंट्री में हम बात करेंगे द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि फ्रांस की जनसंख्या का जो सबसे ज्यादा भाग था वो यही था, पीजेंट्री, यानी कि मजदूर वर्ग। कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और ये किन की जमीनें करते थे, जो कि
संपन्न लोग थे, उनकी जमीनों खेती बाड़ी करना ये सब कौन देखते थे? पीजेंट्री वर्ग के लोग देखते थे, है ना। अब आगे देखते हैं हम। लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, जो वहाँ की जमीनें थी वो किराएदारों द्वारा या फिर जो छोटे मोटे मालिकों द्वारा की जाती थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो नया वर्ग जो यूरोप में आया उसका नाम था न्यू मिडिल क्लास। हमने पैसे वाला वर्ग देख लिया और एक छोटा वर्ग देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मध्यम वर्गीय जो समाज जो वहां पर आया वो कब आया। तो देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी, कि औद्योगिकरण यूरोप में कब स्टार्ट हुआ? 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। देखिए, पहले जो वर्ग थे वो एक तो वो था जो केवल यूँ समझ लीजिए कि वो आरामदायक जीवन जीता था, और उसकी जो जमीनें वो कौन करता था? वो पीजेंट्री जो वर्ग आता है, जो मजदूर वर्ग आता है, वो करता था। लेकिन जैसे ही उद्योगों का विकास हुआ, कस्बे बने, नए नए कस्बे बने, व्यापार स्टार्ट हो गए, तो एक नया क्लास, एक नया वर्ग वहाँ पर आ गया जो इन उद्योगों में काम करता था और जो पढ़ा लिखा भी था। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण के कारण यूरोप में एक मध्यम वर्गीय समाज भी आया, जो शिक्षित भी था और जो कर्मशील भी था, है ना। तो देखिए, ये पहला पॉइंट उसी के बारे में, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, यानी कि ये वो जो यहाँ पर इंडस्ट्री में काम करते हैं। और फिर दूसरा है मिडिल क्लास, यानी कि जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल जो नौकरी वोकरी करते हैं, वो सारे लोग। इट वॉज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास डेट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, ये वो लोग थे जो शिक्षित थे, जो उदारवादी विचारों के थे, और ये राष्ट्रीय एकता की बात ये करते थे। अब देखिए, लिबरलिज्म की बात आ गई। अब आगे हमारे चैप्टर में क्या है? लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म कहते किसे हैं? देखिए, लिबर्टी, ये शब्द इनका मतलब आप जानते हैं आज़ादी होता है। तो हम कह सकते हैं कि उदारवाद का जो यूरोप में जो दौर आया उसके बारे में बात है। हम कह रहे हैं कि लिबरलिज्म, लिबर मीन्स फ्री, लिबर का मतलब होता है आज़ाद, फ्री, स्वतंत्र, क्लोजली रिलेटेड टू आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, और ये जो लिबरलिज्म है ये विचार जो है राष्ट्रीय एकता के सबसे नजदीक था। अब आगे देखते हैं। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। उदारवाद ये कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए और हर व्यक्ति कानून की नज़र में बराबर है, उसके अधिकार बराबर है। एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। लिबरलिज्म इस बात को मानता है कि जो भी सरकार बने सहमति से बने। स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। और ये जो लिबरलिज्म जो विचार नया पनपा, ये मानता है कि ऑटोक्रेसी समाप्त होनी चाहिए, यानी कि जो राजतंत्र समाप्त होना चाहिए, और जो जन्म से जो अधिकार मिले हैं, विशेषाधिकार मिले हैं, वो समाप्त होने चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म की भी अपनी समस्या थी। तो अगला पॉइंट हमने क्या लिया है? प्रॉब्लम्स ऑफ लिबरलिज्म। अब देखते हैं भैया इनकी क्या समस्या है। देखिए, यूनिवर्सल सफरेज वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, यानी कि लिबरलिज्म जो विचार वाले लोग थे वो भी ये मानते थे कि भाई वोट देने का अधिकार सिर्फ उन्हें हैं जिनके पास जमीनें हैं। इसका मतलब तो वही हो गया कि भाई जो पहले से ही जो सामंती लोग थे, जो जागीरदार थे, केवल वही वोट देंगे। फिर लिबरल का मतलब क्या हुआ? कि दूसरा पॉइंट था, ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। महिलाएं जो हैं वो राजनीतिक अधिकारों से वंचित है। तो फिर कानून की नज़र में सब बराबर कैसे हुए? फिर अगला है, लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। फिर बात यह कि भाई महिलाएं वोट भी नहीं दे सकती, और वो सिर्फ या तो अपने पतियों के अधीन रहेगी या पिताओं के। तो फिर वही बात कि फिर आज़ादी का मतलब क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हम तो लिबरल है ना। तो देखिए, फिर उससे आगे की बात, कंजर्वेटिज्म के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही नेपोलियन 1815 में हार हुई नेपोलियन की,
ब्रिटेन के द्वारा, ऑस्ट्रिया के द्वारा, पर्शिया के द्वारा, रशिया के द्वारा। तो फिर नेपोलियन तो हार गया। तो फिर जो बाकी जो यूरोप के जो गवर्नमेंट थी या यूरोप के जो बाकी जो देश थे, उन्होंने विचार किया कि अब हमें फिर से जो पुरानी जो परंपरा है उनको लाना होगा। पुरानी परंपरा वही आप जानते हैं, राजतंत्र आ जाए, चर्च के अधिकार बढ़ जाए और भी जो संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, उनके पावर फिर से लौटा दिए जाए। तो देखिए कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, पॉलिटिकल फिलोसफी की एक ये राजनीतिक दर्शन है डेट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रिफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। यानी कि एक ऐसा विचार है जिसमें पुरानी परंपरा फिर से स्थापित हो, पुराने जो संस्थान हैं जैसे कि चर्च, गिरजाघर जो भी है, सब ये स्टेब्लिश होने चाहिए, पुराने रीति रिवाज भी आना चाहिए और एकदम से बदलाव होने के बजाय धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। ये कंजर्वेटिज्म कहता है। रूढ़िवाद आप कह सकते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? अगर वो लिबरलिज्म मतलब उदारवाद है तो ये रूढ़िवाद। रूढ़िवाद मतलब वही जो हमारे बूढ़े बाप दादा करते आ रहे हैं वही होना चाहिए और बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए, आप कह सकते हैं। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपियन जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये माना कि फिर से हमें रूढ़िवाद को लाना होगा। मोनार्की, द चर्च, सोशल हियरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। यानी कि वही राजतंत्र आ जाए, चर्च के अधिकार बढ़ जाए और भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, संपत्ति हैं और परिवार के जो नियम कानून हैं वो फिर से आ जाए। लेकिन फिर भी ये जो रूढ़िवादी लोग थे 1815 के समय, ये फिर भी ये बात मानते थे कि भाई जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके पहले जो राजतंत्र था वैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ राजतंत्र होना चाहिए। वो इतने पीछे भी नहीं जाना चाहते थे फ्रांसीसी क्रांति के। तो देखिए क्या है, ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो ये इसीलिए आया है कि 1815 के बाद एक नया प्रकार का रूढ़िवाद आया। वो रूढ़िवाद क्या मानता है? In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna। कि 1815 में यूरोप के जो मेन पावर थे, एक तो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये सभी कहाँ पर इकट्ठे हुए नेपोलियन को हराने के बाद? वियना में, ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। और फिर वहाँ पर जो उन्होंने समझौते किए, आप यह कह सकते हैं उन्होंने फिर नई जो योजना बनाई कि भाई किस प्रकार से अब फ्रांस चलेगा, उसकी बात है। तो देखिए, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। भाई कौन अध्यक्ष बना उस दिन या किसने होस्ट किया उस कांग्रेस को? तो वो थे ऑस्ट्रियन चांसलर थे, इनका नाम था ड्यूक मेटरनिच। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है द बार्बन डिनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। देखिए बार्बन डिनेस्टी के बारे में आप जानते हैं, ये वही राजवंश है जो लुई 16 का था। तो उन्होंने कुछ फैसले, कुछ नीतियां बनाई उस दिन 1815 में। इन सभी देशों ने मिलकर क्या बनाई कि जो लुई 16 का जो राजवंश था उसको फिर से फ्रांस में पावर में लाया जाए, यानी कि फिर से सत्ता उनको दे दी जाए। फिर अगला पॉइंट है फ्रांस लोस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्सेड अंडर नेपोलियन। और फ्रांस ने जो नेपोलियन के नेतृत्व में आसपास के जो राज्य छीने थे वो फिर से फ्रांस से छीन गए। फिर आगे ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपांशन। फिर फ्रांस के आसपास जो देश थे उनमें क्या हुआ कि एक ऐसा नियम बनाया गया कि भाई आसपास जो भी राज्य है वो उनको देश का रूप दे दिया जाए, ताकि फ्रांस अब आगे अपना एक्सपांशन ना कर पाए। एक्सपांशन मतलब फ्रांस अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर पाए, इसलिए छोटे छोटे स्टेट बना दिए गए फ्रांस की बाउंड्री के आसपास। फिर अगला है कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स डेट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट। केवल जो 39 राज्यों का जो संघ था नेपोलियन के द्वारा जो बनाया गया था, केवल उसी को रखा गया कि भैया यही फ्रांस है, इसके आगे आप फ्रांस की सीमा को नहीं बढ़ा सकते। फिर अगला है द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज एंड क्रिएट ए न्यू
कंजर्वेटिव आर्डर इन यूरोप। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो यूरोपियन जो पावर्स था, इनका क्या उद्देश्य था कि फिर से राजतंत्र आ जाना चाहिए कहाँ पर, फ्रांस में, और ये नया प्रकार का कंजर्वेटिव आर्डर है कहाँ पर, यूरोप में। अब देखिए इसके भी कुछ नुकसान है। जैसे ही राजतंत्र फिर से आ गया, फिर से उन्होंने जो है प्रेस पर पाबंदी लगा दी, फिर से नए नए सेंसरशिप चालू कर दिए लोगों पर। तो देखिए डिसएडवांटेज ऑफ कंजर्वेटिव रूल आफ्टर 1815। देखिए कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, यानी कि जो भी रूढ़िवाद जो 1815 में वहाँ पर आया वो ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक आप जानते हैं, जो खुद के आप कह सकते हैं कि अपना जो मन मुताबिक शासन चला, उसको आप ऑटोक्रेटिक कह सकते हैं। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। जो ऑटोक्रेटिक पावर होते हैं वो ना तो सहिष्णु होते हैं, ना वो आलोचना बर्दाश्त करेंगे, और ना वो अगर कोई असहमत है तो उसको बर्दाश्त करेंगे। यानी कि अगर आप राज्य में हैं और आप सत्ता के खिलाफ जा रहे हैं तो आप पर सेंसरशिप लगेगी। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज, और अधिकतर जितने भी उस राजतंत्र में फिर जो भी राजा हुए उन्होंने सेंसरशिप लॉ को लगाया। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड पार्ट समाप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फ्रांसीसी क्रांति जिस वजह से उपजी थी, फ्रांस फिर उधर ही जा रहा था धीरे धीरे, क्योंकि पहले तो क्रांति हुई, नेपोलियन सत्ता में आया, नेपोलियन हारा, और फिर से फ्रांस जो है वो राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। अब इससे आगे का भाग हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।